नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना पाठ 22 उसका भाग 7 पचित भोजन का अवशोषण। बच्चों, पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन के विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन होता है और उसको सरल घटकों में बदल दिया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में बदल जाता है। इसी तरह से प्रोटीन का पाचन होता है और वो एमिनो एसिड्स बनाता है और फैट के पाचन से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। और अब ये भोजन के जो पचित भोजन के अंश हैं, इनको अवशोषित करा जाता है हमारी छोटी आंत के द्वारा। और छोटी आंत में बच्चों ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? विलय। और विलय के ऊपर लगे हुए हैं हमारे सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलय। इसकी संरचना को थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो ये हमारी सब विलाय है और विलाय की बाहर वाली जो लेयर ये दिखाई दे रही है, फिर उंगलियों जैसे उभार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे माइक्रोविलय। तो अवशोषण का सारा कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है। और ये अंदर वाली हमारी सब म्यूकोसा लेयर के अंदर उपस्थित हैं, ये हमारी लिम्फ वेसल्स हैं और ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो विलाय से, माइक्रोविलाय से जो भी ये सारे भोजन के पचित अंश हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड्स वगैरह, इन सब का अवशोषण होता है और वो रुधिर कोशिकाओं तक, ब्लड वेसल्स तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और बच्चों, ये माइक्रोविलाई जो हमें दिख रहा है, तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका कौन सी है हमारी? ये है हमारी एपिथेलियल सेल या उपकला कोशिका। उपकला कोशिका, अच्छा कोई भी कोशिका है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अवशोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर अवशोषण को शुरू करने से पहले एक बार हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मैंने यहाँ बनाया है। तो ये बच्चों जो सिरे हैं दोनों बाहर वाले, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? जल रागी, जल को पसंद करने वाले। ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरागी, जल से दूर जाने वाला सिरा। तो जल रागी और ये है जल विरागी सिरे। तो बच्चों, जो भी मॉलिक्यूल्स पानी में आसानी से विलय हो जाते हैं वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा भी आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पानी में आसानी से विलय नहीं होते जैसे फैट, तो उनको अवशोषित करने के लिए कुछ ट्रिक्स लगाई जाती हैं हमारी कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है। तो इसको हम ये 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर करते हैं। और साथ ही देखो बच्चों, ये अपन को जो दिखाई दे रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या तो ऐसे धसे हुए होते हैं या इसकी सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं। और ये सभी प्रोटीन्स भी विभिन्न प्रकार के चैनल्स का काम करते हैं। चैनल मतलब एक तरह का माध्यम बनाते हैं और इन चैनल्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के अणु या विभिन्न प्रकार के आयंस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हमारी प्लाज्मा झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इन प्रोटीन्स का और या प्रोटीन चैनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ अवशोषण में होता है। अच्छा, अब ये जो बच्चों जो ग्लूकोज, सेकंड हमारा गैलेक्टोज और एमिनो एसिड्स, ये जो तीनों हैं, इन तीनों का अवशोषण होता है सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा, सक्रिय ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी विधि होती है? जिसमें एटीपी अणु खर्च होते हैं और उसके एटीपी अणु खर्च करने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा मदद करती है इन अणुओं को अंदर अवशोषित करने में। इसके साथ में जो तो हमारा ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का जो अवशोषण होता है बच्चों, उस विधि का नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटी मतलब कोई ना कोई मदद करता है और तब इसका डिफ्यूजन कोशिका के अंदर हो पाता है। अच्छा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें बच्चों, तो इन दोनों का डिफ्यूजन होता है, उस विधि को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन या साधारण
विसरण, सामान्य विसरण, उसके द्वारा ये अवशोषित होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक विशेष बात है, उसको आप नोटिस करना कि ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल बच्चों है हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल रागी, हाइड्रोफिलिक। तो ये तो आसानी से सामान्य विसरण द्वारा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारी हाइड्रोफिलिक है, बाहरी सिरा है इसका, इसलिए ये आसानी से सामान्य विसरण वृद्धि द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जाता है। लेकिन ये जो बच्चों हमारा फैटी एसिड्स होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, जल विरागी। तो इनको कोशिकाओं के अंदर अवशोषित करने के लिए कोशिकाएं कुछ ट्रिक्स लगाती हैं। तो क्या ट्रिक्स लगाती हैं उसको अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सी विधि के द्वारा अवशोषण किया जाएगा। चलते हैं, सबसे पहले विधि को देखते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पर ब्लू कलर से जो प्रदर्शित किए हैं मैंने गोले, ये है हमारे सोडियम आयंस, और जो ग्रीन कलर से प्रदर्शित किए हैं ये है हमारे पोटेशियम आयन, और ये है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये क्या करता है, एटीपी ऊर्जा प्राप्त करके सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एक्टिव हो जाता है, और इसके एक्टिव होने से ये बाहर से अंदर की तरफ, ये हमारी आउटसाइड है, ठीक है। तो देखो बाहर से अंदर की तरफ ये देखो ग्रीन कलर, यानी कि पोटेशियम को बाहर से अंदर ला रहा है, 2 पोटेशियम आ गए, 3 सोडियम ये बाहर लेके चला गया, एक तो ये लाया, एक ये लाया और एक ये। तो यानी कि इसने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर लेकर गया और अंदर क्या लेकर आया, 2 पोटेशियम। तो इससे क्या होगा, बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ हमारे पास में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जब बाहर बढ़ गए तो ये बाहर से अंदर आएंगे, उसमें भी देखो यहाँ पर इनको ये प्रोटीन मदद कर रहा है। इसको आप एक बार ऑब्जर्व करो, इस प्रोटीन के साथ में 2 चीजें बंधी हुई हैं और ये प्रोटीन इनको लेकर आ रहा है नीचे, और कोशिका के अंदर लाके इस प्रोटीन ने इन दोनों को छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें क्या है, ब्लू कलर से अपन ने बात करी थी कि सोडियम था, और ये जो येलो कलर के गोले हैं ये या तो ग्लूकोज है या फिर ये गैलेक्टोज हो सकता है, और या फिर ये एमिनो एसिड हो सकता है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज या एमिनो एसिड को इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ले रही है, अंदर लेके अंदर कोशिका के अंदर छोड़ देती है। वहां से ये पहुंचते हैं ब्लड वेसल्स के पास में, ये देखो, और ब्लड वेसल के द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि पचित भोजन के ये अंश हमारे रक्त के अंदर पहुंच गए। ये जो विधि थी बच्चों, ये इस प्रोटीन को आपने ऑब्जर्व किया था ना, ये प्रोटीन एक तो यहाँ पर सोडियम को लेकर आ रहा था, और साथ ही साथ ये प्रोटीन यहाँ पर अपने साथ में लेकर आ रहा था एक और येलो कलर के पार्टिकल को, है ना। ये मैंने आपको बताया, ये या तो ग्लूकोज हो सकता है, या ये गैलेक्टोज हो सकता है, या ये एमिनो एसिड हो सकता है। तो ये जो विधि है कि एक प्रोटीन अपने साथ में 2 तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लेकर आता है, तो इस टेक्निक को बच्चों कहा जाता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट, है ना। तो सिम मतलब साथ में। तो यहाँ पर सोडियम की जब सांद्रता कोशिका के बाहर बढ़ गई है, तो उस बढ़ी हुई सांद्रता के कारण सोडियम बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा, और ये जब बाहर से अंदर आएगा तो सोडियम उस अपने साथ में किसी ना किसी एक मॉलिक्यूल को और लेकर आएगा, और ये मॉलिक्यूल या तो ग्लूकोज होगा, या गैलेक्टोज होगा, या एमिनो एसिड होगा। तो इस तरह से सिम्पोर्ट के द्वारा सोडियम और दूसरे जो भी मॉलिक्यूल हैं वो अंदर की तरफ आ गए, ठीक है, अंदर की तरफ आ गए। और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, अंदर आने के बाद में म्यूकोसा, ये एपिथेलियल सेल से होकर ये अंदर आ गए, इस लेयर में पहुंच गए, सब म्यूकोसा लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और वो इसको अवशोषित कर लेती है। तो ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि ये सोडियम पोटेशियम पंप तभी एक्टिव होता है जब ये एटीपी अणु से ऊर्जा को लेता है, इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय अभिगमन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। सेकंड,
ये देखो बच्चों, यहाँ पर दो वीडियो आपको शो होंगे, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को प्रदर्शित कर रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारा फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रक्टोज का अवशोषण कैसे होता है, और विधि का नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, फैसिलिटेटेड की अभी अपन ने पहले भी थोड़ी सी बात करी थी। फैसिलिटी देना यानी कि कोई ना कोई प्रोटीन यहाँ पर सुविधा देता है और उस सुविधा का प्रयोग करके फ्रक्टोज का अवशोषण किया जाता है, यानी कि फ्रक्टोज को बाहर से अंदर की ओर लेकर आया जाता है। अच्छा, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड है ना, दोनों वीडियोस में ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि कोशिका के यहाँ से हम अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस वीडियोस को ये कैसे काम करते हैं। ये देखो फर्स्ट वीडियो में आप देखो, ये प्रोटीन इसके साथ में ये बाइंड हो गया फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल और इस प्रोटीन ने इसको अंदर लाके ड्रॉप कर दिया। अब ये वापस जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल का लाएगा। अब इधर सेकेंड वीडियो में आप आओ, यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि एक एक करके प्रोटीन चैनल की तरह काम कर रहा है और एक एक फ्रक्टोज को लाकर ड्रॉप कर रहा है। तो इसमें से कोई भी विधि के द्वारा फ्रक्टोज को प्रोटीन की सहायता से, है ना, फैसिलिटी कौन दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, तो प्रोटीन की सहायता से हम फ्रक्टोज को बाहर से कोशिका के अंदर की तरफ लेकर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद में फिर वही प्रोसेस है कि ये ब्लड वेसल तक पहुंच जाएंगे। आगे चलते हैं, ग्लिसरॉल का अवशोषण सिंपल डिफ्यूजन विधि के द्वारा होता है। तो देखो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने बात करी थी कि हमारा जो ग्लिसरॉल है ये होता है हाइड्रोफिलिक, जल रागी। तो ये तो हमारा आसानी से अवशोषित हो जाता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जैसे ये मैं यहाँ पर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ, तो इस तरह से ये हमारी, अगर इसको हम माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, कोशिका की बाहर की सतह, और ये हमारी कोशिका की अंदर का भाग है इनसाइड, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इससे देखो सांद्रता में अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो उच्च सांद्रता है, ग्लिसरॉल के बहुत सारे अणु उपस्थित है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर सांद्रता निम्न है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सामान्य विसरण के द्वारा ये ग्लिसरॉल के अणु बाहर से अंदर की ओर पहुंच जाएंगे। और ये इनका मूवमेंट कब तक चलता रहेगा, ये इनका मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ सांद्रता लगभग बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तब तक इन पदार्थों का चलन चलता रहेगा। और यहाँ बच्चों एक चीज और ध्यान रखना कि सांद्रता में जितना ज्यादा अंतर होता है, सांद्रता में जितना ज्यादा अंतर होता है, विसरण की क्रिया उतनी ही ज्यादा तेज होती है। ठीक है, जैसे शुरू में यहाँ पर सांद्रता में बहुत ज्यादा अंतर था तो विसरण फटाफट होगा। अब जब मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ लगभग बराबर हो जाएंगे तो विसरण तो होगा लेकिन उसकी गति कम हो जाएगी। तो ये था ग्लिसरॉल का सामान्य अवशोषण, सिंपल डिफ्यूजन। अब चलते हैं अपन फैट्स की तरफ, फैटी एसिड्स की तरफ, कि फैटी एसिड्स कैसे अवशोषित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या चीजें प्रदर्शित करी हैं। तो ये तो हमारी उपकला कोशिका है, ठीक है, एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिका। यहाँ से देखो इसको मैंने यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया है, और ये मैंने यहाँ पे प्रदर्शित करी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरी कोशिका के ऊपर होगी, मैंने यहाँ छोटे से भाग पे इसको प्रदर्शित किया है। ये जो येलो कलर का पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है हमारा फैटी एसिड, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये है हमारा बाइल सॉल्ट का मॉलिक्यूल। अब देखो बाइल सॉल्ट मॉलिक्यूल में ये आपको एक गोलाकार पोर्शन दिखाई दे रहा है जो इसका हेड कहलाता है, और ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो इसका टेल पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब देखो बच्चों क्या होता है, फैटी एसिड कैसा है हमारा, फैटी एसिड है हमारा हाइड्रोफोबिक। तो अब ये हाइड्रोफोबिक है इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अंदर नहीं लेगी, इसको हाइड्रोफिलिक में बदलने का काम करता है बाइल सॉल्ट।
बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैटी एसिड के चारों तरफ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, देखो कि इनका हेड पोर्शन बाहर की ओर है। हेड पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो फैटी एसिड अंदर बंद हो गया और बाहर की तरफ अरेंज हो गए बाइल सॉल्ट्स, और बाइल सॉल्ट की भी सबसे बाहर वाली लेयर बन गई हाइड्रोफिलिक। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं मिशेल। अब ये जो मिशेल है ये आसानी से, क्योंकि अभी हाइड्रोफिलिक बन गए बाहर से, इसलिए ये आसानी से सिंपल डिफ्यूजन द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मैंने मिशेल्स को प्रदर्शित किया है और ये देखो ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। अब अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, इनको ग्रहण करती हैं हमारे कोशिका के अंदर उपस्थित अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में इसको ग्रहण करती हैं गोल्जी बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज मिलके क्या करती हैं, ये मिलकर इन बाइल सॉल्ट, अच्छा एक चीज यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं कि ये जो बाइल सॉल्ट है ये तो अब यहाँ से हट जाएगा और ये हमारा फैटी एसिड वापस फ्री हो जाएगा। अब इस फैटी एसिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए यहाँ पहुंचा दिया गया गोल्जी एपरेटस तक। गोल्जी एपरेटस से होते हुए ये जब बाहर निकलता है फैटी एसिड हमारा, तो ये फैटी एसिड कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये तो फैटी एसिड है और इसके बाहर की तरफ बच्चों एक कोटिंग और बन जाती है, एक कवरिंग और बन जाती है, ये ऐसे। और ये जो कवरिंग इसके बाहर बनी है ये है प्रोटीन का कवर, और अंदर क्या है, अंदर हमारा फैटी एसिड। इसको बच्चों कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ये जो संरचना बनी है ये अब कहलाती है काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन अब इस उपकला कोशिका में से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने की जो विधि होती है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि ये यहाँ पर आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ जाएगी, और इसके अंदर हमारा क्या उपस्थित है, इसके अंदर उपस्थित है हमारा फैटी एसिड। फिर क्या होगा कि ये वेसिकल टाइप जो यहाँ पे बना है ये फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इसके अंदर से फैटी एसिड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये फैटी एसिड अब कहाँ बाहर निकल गया, तो कहाँ इसकी पोजीशन होगी, यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से बाहर निकला है एक्सोसाइटोसिस से, तो अब ये पहुंच गया हमारी सब म्यूकोसा लेयर में। अब सब म्यूकोसा लेयर में ये जो लिम्फ वेसल है वो इसको ग्रहण कर लेती है और ये लसिका कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं, और लसिका कोशिका के अंदर पहुंचकर फिर ये मेन जो ब्लड वेसल की ब्रांच है उसमें जाके मिल जाएंगे। तो फैटी एसिड्स भी हमारे बाहर से अंदर अवशोषित हो गए हैं और ब्लड में जाकर मिल गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस पूरे वीडियो लेसन में इस चीज को देखा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और हमारा एमिनो एसिड्स, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे वापस ऐसे प्रदर्शित करती हूँ। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय अभिगमन, इसके द्वारा यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये 1 है, ये भी 1, और एमिनो एसिड, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा देखो ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए आ गए और ब्लड में जाकर मिल गए। सेकंड हमारा जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कैसे आया था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा फ्रक्टोज भी हमारा कोशिकाओं से होता हुआ अंदर आ गया और ब्लड में जाकर मिल गया। और थर्ड हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, तो ये तीनों कैसे आए, ये आए सिंपल डिफ्यूजन से। तो इनको अवशोषित किया हमारे, इस तरह से ये पहुंचे और ये पहुंच गए लिम्फ वेसल में, और लिम्फ से होते हुए भी अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंचेंगे, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में जाकर मिल जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों जो भी हमने भोजन किया था उसके जो भी जटिल घटक थे
वो सरल में पहले तो सरल में पाचन के द्वारा सरल पदार्थों में विघटित हो गए और उसके बाद में छोटी आंत के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया गया। इसके साथ ही बच्चों अपना ये जो लेसन 22 है ये पूरा होता है। कुछ छोटे टॉपिक और हैं जो आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो। तो मेन समझाने वाले जितने भी टॉपिक थे वो यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेसन में नया लेसन लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। इसके नोट्स बनाइएगा, डायग्राम्स बनाना, और जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है ऐसा ही अगर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको इजीली डायग्राम को देख के सारी चीज़ें फटाफट याद आ जाएंगी और आप इजीली इसको याद कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय।